हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूपीएचएससी यूनिट नंबर 1 के पार्ट पर बात कर रहे हैं जो जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, जो 30 नंबर क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के वो काफी इंपॉर्टेंट, और ये साथ ही साथ में इसके अलावा ये वीकली पैकेज है और ये हमारा 6 एपिसोड है जो वीकली करंट अफेयर्स का है। और ये जो पार्ट है करंट अफेयर्स का, ये आपको जो भी एस्पिरेंट एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एनटीए नेट में जो सोशियोलॉजी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यूनिट नंबर 7 को लेकर के, यूनिट नंबर 9 को लेकर के और यूनिट नंबर 10, ये जो करंट अफेयर्स वाले पार्ट है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सोशियोलॉजी में। और साथ ही साथ में एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होगा, और उसके पार्ट पर अगर हम लोग बात करें तो जो आईसीटी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, आईसीटी और यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 9 वाला पार्ट इसको भी कवर करने का काम करेगा। ठीक है, तो 9 और 10 के लिए भी कवर अप करेगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा पार्ट इसमें आ जाता है। तो देखिए, एक वीकली हम उन्हीं चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सूचनाएं बहुत होती हैं छात्रों, करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब आए दिन कोई ना कोई घटना और प्रतिपल घटित हो रही होती, लेकिन उन घटनाओं में आपके एग्जामिनेशन को लेकर के और हायर एजुकेशन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसी पैटर्न पर इसको तैयार किया जा रहा है। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो कम से कम पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको टैकल करने का चांस यहां से मिलेगा। तो देखो, पहला इसमें क्या पॉइंट आ जाता है कि हाल ही में किस भारतीय ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता। तो देखिए, दौर कौन सा चल रहा है, कोविड 19 का दौर चल रहा है, ठीक है, और ऐसा जो एपेडेमिक महामारी फैली हुई है उस महामारी में ऑनलाइन चेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चूंकि आप यूनिट 9 में जो यूनिट नंबर 9 है करंट अफेयर्स का, जो यूनिट नंबर 9 आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो वहां से भी क्वेश्चन सोशियोलॉजी में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ में यूपीएचएससी का जो खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर आते हैं। और चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनोवेटिव नायाब है तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो पी इयान ने जीता है। ठीक है, तो पी इयान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या था कि 16 देशों के 120 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शामिल थे, तो मतलब कोई छोटा मोटा गेम नहीं था। 16 देश, 16 कंट्रीज इसमें इंक्लूड थे, तो इंपॉर्टेंट है, पी इयान आपको लर्न हो चुका है। ठीक है, तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है। तो देखिए कि बात है कि शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि धार्मिक मामले में इंटरफेयर करना सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ तो बड़ी बात रही होगी जिसकी वजह से ऐसा रहा होगा। तो कोविड 19 के दौर को देखते हुए तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, महाकालेश्वर जो एमपी उज्जैन में है, ठीक है, वो छिप्रा नदी के, तो ज्यादातर तो ज्योग्राफी का जो यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है। तो देखिए छात्रों, अभी तक अगर आप करंट का अगर पेपर देखते जाएं और ओवरऑल हम लोगों ने जो अभी वैकेंसी आ रही है और आते आते आप लोगों ने अभी तक जो कवर अप किए हैं, 35 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं सोशियोलॉजी के अंदर में। ठीक है, यानी 3 यूनिट आपने लगभग लगभग कवर कर लिया है सोशियोलॉजी की, जो 18 यूनिट्स हैं, और उसमें जो जीएस की 6 यूनिट है उसमें फर्स्ट नंबर यूनिट और 5th नंबर यूनिट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और 5th नंबर यूनिट में जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट आता है छात्रों, वो आप लोगों ने कवर किया है और उसमें भी 16 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के एक बड़ी बात है। देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इतने अवेयर होकर के चीजों को बैलेंस लेकर के चल रहे हैं और वो भी रेगुलर फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं, रेगुलर टेस्ट लेकर के चल रहे हैं, अब तक 8 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है यानी 30 क्वेश्चन जीएस के और 70 क्वेश्चन आपके करंट ये सोशियोलॉजी के मिला करके सब्जेक्टिव, और 100 क्वेश्चन के आप अब तक 8 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, और आज का दिन संडे के दिन आज 9वें मॉक टेस्ट को देने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ता है, और इस मॉक टेस्ट में जो हमारा जो बैच है सुपर 30 का, निश्चित रूप से मतलब ऐसे विद्यार्थियों को चुना ही गया है और ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को चुना गया है जिनकी पूरी की पूरी प्रबल संभावना है, जिनको किसी कारणवश 1 से 2 नंबर से रुक गए हैं, उनको यहाँ पर क्वालिफाई कराने का मुहिम चल रही है। तो छात्रों, ये हो तभी पाएगा जब आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ में हमारे साथ में लगे रहेंगे, और मैं भी आपके साथ में लगा हूं और डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता रहता हूं। इधर बीच में थोड़े से डिस्टर्बेंस थे, लेकिन अब आइए देख लेते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट को कि क्या क्या इसमें है। तो देखो, पैग, ठीक है, पैग कापसोल त्योहार ये हाल में किस राज्य में मनाया गया है। तो पैंग काबर, ठीक है, कापसोल, ठीक है, तो पैंग
पैंग लपसोल, इसको लपसोल करिएगा छात्रों, ठीक है, ये ला इसको पढ़ेगा तो पैंग लपसोल। तो पैंग लपसोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया? ये आपका यूनिट नंबर 10 का, जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था त्योहार को लेकर के, कई ओणम कहाँ मनाया जाता है, बिहू कौन सा त्योहार, वैसे ही पैंग कपसोल त्योहार हाल में ही किस राज्य में मनाया गया है? तो सिक्किम में है, और खासतौर से लेप्चा, जो सिक्किम की लेप्चा और भूटिया जनजातियों में ये है। तो लेप्चा और भूटिया जो सिक्किम से रिलेटेड जनजातियां, वहां पर पैंग लपसोल त्योहार मनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो पैंग लपसोल ये कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया है, ठीक है। और लेप्चा और भूटिया, सिक्किम की अगर बात की जाएगी तो भारत का एक ऐसा राज्य जो सबसे कम जनसंख्या वाला है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य के रूप में है, और लेप्चा और भूटिया जनजातियों के द्वारा मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 5 से भी इंपॉर्टेंट हो गया, सोशियोलॉजी के लिए भी, लेप्चा जनजात, भूटिया जनजात कहाँ की, सिक्किम, ये सब छोटे कई क्वेश्चन यहाँ से बन गए। तो अब आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ स्थापित होगा? तो खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप, क्यों भाई? क्योंकि ये ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि अभी एक मुहिम चल रही है कि चाइना, हम क्या कर रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन विदेशी में भी खासतौर से चाइना से, क्योंकि कोविड-19 का दौर लाना और साथ ही साथ में फिर जो है उसको क्रिएट करना, और साथ ही साथ में बहुत बड़ा व्यापार असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करने में चाइना की जो बैंक ऑफ पेमेंट है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है छात्रों, वो काफी गड़बड़ हो जाता है। किसकी वजह से? चाइना, क्योंकि सारा कुछ हम चाइनीज सामान को ही परचेज कर रहे थे। तो इस मुहिम को रोकने के लिए, इंडियन को अपनाने के लिए, इवन यहाँ तक कि खिलौनों का बहुत ज्यादा भंडार, पबजी वगैरह से लेकर बड़े बड़े गेम तक, यानी इनको सबको हम कहाँ से परचेज कर रहे थे? चाइना से। तो अब खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ स्थापित किया जाएगा? चूंकि भारतीय, तो ये है कर्नाटक के कोप्पला में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके रखिए। क्योंकि देखिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट चल रही हैं, जो वाकई में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारतीय समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, उनको आपको जानना। तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ पर स्थापित होगा? कर्नाटक के कोप्पला में। क्यों कर्नाटक में होगा? ऐसे चूंकि टेक्नोलॉजी वहां पर ज्यादा है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से वहां पे क्या किया गया कि कर्नाटक के कोप्पला में उसको। तो ठीक है, ये लर्न हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न, ठीक है, 2019 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट छोटा सा बन सकता है कि 2019, 2020, 2018 और 17 करके दे दिया गया। तो 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और नोट है, इसी के साथ साथ में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, भूपेन हजारिका, नानाजी। तो वर्ष 2019 में पूर्व प्रेसिडेंट, ठीक है, जो है माननीय प्रणब मुखर्जी साहब के साथ में किसको किसको नहीं दिया गया, या किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया, या कौन सा उस गुच्छे में नहीं शामिल है? तो प्रणब मुखर्जी साहब हैं, साथ ही साथ में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, 3 लोग हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है नीचे नोट में, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, ठीक है। और केवल पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसमें केवल पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है, कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। तो केवल पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है, कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था 2 जनवरी 1950, यानी कि जो आपका भारत रत्न पुरस्कार है, पहली बार 54 में दिया गया था। 2 जनवरी 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी को के द्वारा दिया गया था, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पहली बार 2 जनवरी 1954 को दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पार्ट हैं, इनको आपको ध्यान करके रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बन रहा है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यहाँ पे है, आप लोग सभी लोग कमेंट में करके बताइएगा कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको क्लियर हो गया। किसको दिया गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और बाकी अब हम आंसर कर देंगे।
नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में एकलव्य पुरस्कार, तो पुरस्कारों वाला क्वेश्चन जरूर आप लोगों से पूछा जाता है छात्रों, तो इसको प्रिपेयर करके रखिए कि हाल में एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार 2020 ये इशिका चौधरी जी को दिया गया है, ठीक है। इशिका चौधरी ये हॉकी से रिलेटेड है, इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकलव्य पुरस्कार इसका, एकलव्य पुरस्कार इसका चौधरी, ठीक है। ए से एकलव्य, ए से इसका, ऐसे करके लर्न कर लेना। तो एकलव्य पुरस्कार इसका चौधरी को दिया गया, किससे बिलोंग करती हैं, हॉकी से। और यह पुरस्कार उन युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा खेल प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना। तो 4G सेवा चूंकि भारत से काफी दूरी पर स्थित है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पर पहली बार 4G सेवा देने वाला ऐसा कौन सा नेट ऑपरेटर बना है, तो एयरटेल बना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग जियो लगा सकते हैं क्योंकि उसकी पहुंच इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ क्वेश्चन गलत हो सकता है। और एयरटेल की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, 1995 में, जिसके चेयरमैन सुनील मित्तल जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच एक ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्विस का शुभारंभ भी पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया है, ठीक है। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्रियान्वयन किसके द्वारा, BSNL के द्वारा दिया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्योंकि 4G सेवा कौन स्टार्ट किया अंडमान निकोबार के अंदर में, जरूरी है कभी कभी। और वहां पर छात्रों वो जो 4 जनजाति है, चूंकि ये हमेशा आता है इसलिए इसको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। कौन सी 4 जनजातियां हैं, एक ओंगे, ये अंडमान निको ओंगे, जारवा, और उसके बाद में सेंटलीज, ठीक, सेंटलीज, और उसके बाद में सोमपेन, ये 4 जो है वहां की ट्राइब है जो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीएस में भी और सोशियोलॉजी में तो पूछा ही जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और इसमें जो जारवा है ये छात्रों बहुत विलुप्त प्राय हो गई, रेड डाटा बुक में इसका नाम आ गया है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि CSIR और CMERI के द्वारा विकसित विश्व का पहला सोलर ट्री, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। सोलर ट्री यानी जैसे ट्री होता है वो सूर्य के रोशनी को प्राप्त करके और उसी तरीके से अपना ग्रोथ करता है, तो ये ऐसा सोलर ट्री डेवलप किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है इसके जो प्लेट हैं वो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकें, इस तरीके से बनाया गया है। तो CSIR और CMERT, कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, जैसे आपके सोशियोलॉजी वाले पार्ट में तो यही पूछ लिया जाता है यूनिट 9 नंबर, CSIR का फुल फॉर्म क्या। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में किया जा रहा है। और दूसरी चीज है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके सभी पैनल जो सोलर पैनल है वो सूर्य के अच्छे प्रकाश के सामने यानी जो सूर्य के प्रकाश के सामने अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, अर्थात ट्री आकार का बन सके। और CSIR और साथ ही साथ में CMERI, ठीक है, ये दोनों क्या है, तो CSIR यानी कि द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट के फर्स्ट पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आप तैयार करके रखिएगा। दूसरी चीज है यहाँ पर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CM यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये दोनों लर्न करके रखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको एब्रेविएशन में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडबोट, ठीक है, MEDBOT। मेडबोट क्या है कि मेडिकल ट्रॉली, एक मेडिकल ट्रॉली जिसके द्वारा विकसित की गई है, तो एक मेडिकल ट्रॉली जो है इंडियन रेलवे के द्वारा विकसित की गई है मेडबोट नाम की। तो मेडबोट क्या है, एक इंडियन रेलवे जो है मेडिकल ट्रॉली है, और इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड-19, जैसे सपोज करिए कि कोई पेशेंट है और जो रेलवे में यात्रा कर रहा है, तो कोविड-19 के मरीजों को भोजन और दवाएं उपलब्ध कराना रिमोट के द्वारा, यानी वो रिमोट के थ्रू आगे बढ़ती जाएंगी और उस पर आप अपना जो है दवाइयों का उपयोग करते रहिए, जो भी चीजें हैं उस पर रखी रहेंगी, आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेडबोट क्या है, एक मेडिकल ट्रॉली है, ठीक है, इंडियन रेलवे के द्वारा तैयार किए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, प्रश्न है, उनको आपको ध्यान है। देखिए एक है काउकाज,
तो काउकाज यहाँ पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से बाहर होने का फैसला है, ठीक है, काउकाज 2020, और भारत ने लिया। और यह किस देश में आयोजित होने वाला था? रसिया में, ठीक है, तो रूस में आयोजित होने वाला था और एक सैन्य बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था। लेकिन भारत क्या कह करके बाहर हुआ, उसका कारण क्या बताया? तो भारत ने इस सैन्य अभ्यास से हटने का फैसला लिया क्योंकि उसके कारण था, क्योंकि कोविड-19 का बढ़ता हुआ खतरा, कारण था फैलता हुआ कोविड-19 का खतरा, जो खतरा बढ़ रहा है उसी के कारण इसने बैठ लिया। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में मानवीय सहायता और आपदा राहत पर क्रियान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन किया है? सिंगापुर। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश के साथ में मानवीय सहायता और आपदा राहत क्रियान्वयन कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए? तो सिंगापुर के साथ में किया हुआ। चलिए नेक्स्ट अगला इसमें देख लेते हैं कि किस राज्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई। क्योंकि अगर आप यूपीएचएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएचएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक हायर सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में योजना शुरू की गई, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और इसका उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश के 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी, ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बन सकता है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, यानी कि जो वुमेन व्यापार करेंगी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन जो ट्रेड सेंटर ओपन किया गया है, IWTC यानी इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड काउंसिल एक प्रकार का, ठीक है, या ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कोझिकोड, ठीक है, तो आपके ये सोशियोलॉजी के लिए भी, एनडीए नेट और एज वेल एज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कोझिकोड, केरल में स्थापित किया गया, ठीक है। ये क्या है, इसका नोट क्या है कि महिला उद्यमिता में तेजी लाने के लिए तथा जेंडर समानता, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि व्यापार सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का, तो इंटरनेशनल लेवल का व्यापार महिलाएं आपस में करेंगी और ऐसा स्थापित करने के लिए, यानी कि जो समानता की बात है, समानता और साझेदारी, भागीदारी और समानता की जो बात रखी गई है उसी को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉप म्यूजियम यानी टॉय म्यूजियम, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये टॉय म्यूजियम यानी जो खिलौना संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की। मतलब खिलौना बनाते समय ऐसा भी हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है, खिलौना संग्रह कहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ दुनिया भर के खिलौने, सोचिए खिलौनों की बात, भारत में तो खिलौना की बात की ही जाती है छात्रों, और बाहर से बहुत सारे खिलौने मंगाए जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में भारत में जो खिलौना म्यूजियम है, टॉय म्यूजियम है, वो कहाँ पर स्थापित किया गया? गुजरात में, ठीक है, तो गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और हुआ क्या, गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन परियोजना के तहत इस म्यूजियम में प्राचीन से आधुनिक काल तक के खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे कि प्राचीन काल में बच्चे कैसे खिलौने खेलते थे और आज में उनके खिलौनों में किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो टॉय म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है? गुजरात में। और दूसरी चीज है डॉल म्यूजियम और टॉय म्यूजियम। तो टॉय म्यूजियम तो क्लियर हो गया, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन जो डॉल म्यूजियम है, ठीक है, गुड़िया वाला, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। जैसे नई दिल्ली की गुड़िया बहुत फेमस है ना, तो बस आप इसको ऐसे ही लर्न करके रखिए कि डॉल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित हो चुका है? न्यू दिल्ली में, जबकि टॉय म्यूजियम गुजरात में होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसरो के प्रमुख, ठीक है, इसरो प्रमुख यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो मतलब हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सिवन, ठीक है, यानी कि फैलाव शिव, देखिए इनका नाम है कैलासव देव सिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, को 2020 का वान कर्मन अवार्ड, ठीक है, वान कर्मन अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसरो के प्रमुख रहे हैं, ठीक है, सिवन जी, इनका नाम जो है पूरा है फैलाव शिव सुमन, ठीक है, कैलाश शिव सिवन, यानी इनको हम कहेंगे वान कर्मन अवार्ड। तो दो चीजें आप इसको याद रखिए कि इसरो के प्रमुख के रूप में यहाँ पर रहे वो सिवन जी, ठीक है,
शिव से शिवन हो गया, इसरो के शिवन, ठीक है। और इनको अवार्ड कौन सा मिला है, वान कर्मन अवार्ड, वान कर्मन अवार्ड मिला है, 2020 का मिला है। किसके थ्रू मिला है, मतलब जो है किस संस्था के नाम से, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है। तो इसको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, ये क्या है कि यह पुरस्कार राष्ट्रीयता या लिंग की सीमा को पार करके किसी भी, ठीक है, विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो ये जो संस्थान है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसमें जो है ये कोई लिंग नहीं, कोई राष्ट्रीयता नहीं, किसी इसमें ये बात नहीं रखी जाती कि किसी राष्ट्र विशेष को, इसमें इन सब चीजों को हटा करके और विज्ञान की किसी भी शाखा में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इसरो के प्रमुख शिवन जी हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और अगला भी जो है पुरस्कार से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, 2020। भारत के 3 फोटो पत्रकार हैं, ठीक है, उनको मिला है, एक मुख्तार खान जी को मिला है, एक यसीन डार जी को मिला है, और दूसरा चन्नी आनंद जी को मिला है, ठीक है, आनंद लिखा है। तो चन्नी आनंद, तो मुख्तार खान, यासीन और चन्नी, ठीक है, मुख्तार यासीन चन्नी, ऐसे करके लर्न कर लें, मुख्तार यासीन चन्नी। आप ऐसे फीलिंग करो जैसे एक ही नाम है और एक ही बार में तीनों नाम लर्न हो जाएंगे, मुख्तार यासीन चन्नी। तो मुख्तार यासीन चन्नी, इन तीनों जो फोटो पत्रकार हैं इनको दिया गया है, और एसोसिएटेड फोटो पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है। इसमें क्या, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने के पश्चात क्षेत्र में बंद के दौरान, ठीक है, उपजी परिस्थितियों की फोटोग्राफी के लिए दिया गया था। तो ये किस लिए दिया गया पुलित्जर पुरस्कार, कि जब 370 को धारा हटाई गई थी अगस्त 2019 में, तो उसके पश्चात वहां पर किस तरीके से स्थितियां बदली थी, इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए गए थे, तो उसके पश्चात वहां पर कैसी स्थिति दिख रही थी, उस प्रकार के फोटो को कवर करने का काम किया है, ठीक है। तो इसलिए इनको दिया गया। तो क्या नाम रहेगा, उसमें रहेगा मुख्तार यासीन चन्नी, ठीक है, मुख्तार यासीन चन्नी। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में, संगीत इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत, और इसमें देखा जाए तो जो पत्रकारिता है, लेकिन फोटो पत्रकारिता, ठीक है, फोटो पत्रकारिता के लिए इसमें दिया गया। इस तरीके से ये पार्ट यहीं पर छात्रों समाप्त होता है आज का। और हमें ऐसा है कि आप इसको पढ़ करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए। धन्यवाद छात्रों।